तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो हमारा एक स्पेशल टॉपिक पर है। स्पेशल इसलिए है कि ये बच्चों पर आधारित है, बच्चों से जुड़ा हुआ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, और ये जानकारी जितनी ज़्यादा हो सके ये शेयर करें। इतनी सी रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको स्पेक्ट्रम बाद में ऐड किया गया है। तो स्पेक्ट्रम इन द सेंस के इसके दो हिस्से हो गए, ये रेनबो की तरह है, इसके दो हिस्से हुए। तो पहले एक तरफ के हिस्से में इसमें माइल्ड कैरेक्टर्स जो आते हैं वो उनको रखा गया है। दूसरा जो हिस्सा है उसमें सीवियर जो कैरेक्टर्स हैं उनको रखा गया है। तो ये ऑटिज्म का एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होता है। अगर हम ऑटिज्म को हिंदी में डिफाइन करें कि ये क्या है, तो ऑटिज्म को हिंदी में स्वलीनता कहते हैं, यानी कि स्वयं में लीन रहने वाला, स्वयं में खोया रहने वाला, जिसको दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं है। तो ये इस तरह के जो कैरेक्टर्स बच्चे में देखने को मिलते हैं, तो ये समझिए कि बच्चे में ऑटिज्म है या बच्चा स्वलीन बच्चा है। तो अगर ऐसे बच्चों में हम देखें कि क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसे बच्चों में बोलने, सुनने और उनके बिहेवियर में, उनके सोशल स्किल्स में और उनके फिजिकल डेवलपमेंट में काफ़ी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। ये एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है। मतलब डेवलपमेंट में जो डिसेबिलिटी होती है, डेवलपमेंट के दौरान जो डिसेबिलिटी होती है वो देखने को मिल सकती है, एक तरह की डिसेबिलिटी है। अगर हम बात करें कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की एज का क्या रहता है क्राइटेरिया, तो जनरली 18 महीने से ही देखने को मिल सकता है इनके कैरेक्टर्स, और 3 महीने में तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये बच्चे को जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि बच्चे को ऑटिज्म है, तो तब बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर हम इसको पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जनरली 10,000 बच्चों में लगभग 4 बच्चे इसके ऑटिज्म से पीड़ित पाए जा सकते हैं। अब हम बात करें कि इसके अलावा ऑटिज्म एक्चुअल में है क्या, तो ऑटिज्म एक जो है कॉम्प्लिकेटेड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट लॉस है किसी भी बच्चे में। अगर जिसमें ये जो है कॉम्प्लिकेटेड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट लॉस होता है तो वो ऑटिज्म के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे बच्चों में होता क्या क्या है, इनका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल किसी तरह की कम्युनिकेशन में जो नॉर्मल बच्चों में पाया जाता है वैसा नहीं होता है। ऐसे बच्चों में सोशलाइजेशन नहीं पाया जाता है। ऐसे बच्चों में थिंकिंग प्रोसेस जो है इनका वो गड़बड़ा जाता है। ऐसे बच्चों का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और ऐसे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों से अलग होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा ऐसे बच्चे कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेटिव उसको करने लगते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस ऑटिज्म के अंतर्गत वो ये देखने को मिलती है कि ऐसे बच्चे इमोशनली जीरो होते हैं, यानी कि उनमें भावनात्मक शून्यता रहती है, फिर चाहे वो उनके पेरेंट्स हो या उनके पेरेंट्स के अलावा और दूसरे लोग हों, तो ये उनमें पाया जाता है। जब आप देखिए कि इतनी सारी चीज़ें उनमें पाई जाती है, तो उनका जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ा डिस्टर्बेंस में या कम होगा ही होगा। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे बच्चे बहुत अच्छे सामान्य बुद्धि के होते हैं पर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों में अगर हम क्लिनिकल ट्रेट्स की या कैरेक्टर्स की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है एबनॉर्मल सोशल डेवलपमेंट, दूसरा है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, तीसरा है इंटरेस्ट, और उसमें जो बिहेवियर देखने को मिलता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस मिल सकते हैं। तो हम बात करते हैं एबनॉर्मल सोशल डेवलपमेंट की। तो एबनॉर्मल सोशल डेवलपमेंट में जब मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया है कि ऐसे बच्चे इमोशनली जीरो होते हैं या भावनात्मक शून्यता होती है, तो ऐसे बच्चे खेलने किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चे दूसरे के कमरे में जाना पसंद नहीं करते, दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। मतलब ऐसे बच्चे के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसे बच्चे दूसरों की तो बात बहुत अलग है। ऐसे बच्चों को अगर उनके पेरेंट्स
भी गोद में लेना चाहें, प्यार करें, स्नेह करें, दुलारें, तो ये बच्चे बड़े नाराज होते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं या रोने लगते हैं। तो ये इनके सोशल जो एबनॉर्मल सोशल डेवलपमेंट होता है उसका एक पक्ष है जो देखा जा सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इनमें एबनॉर्मल कम्युनिकेशन पाया जाता है, तो ऐसे बच्चों को जब हम कहें कि भाई आपका सोने का, उठने का, बैठने का ये जो तरीका है, इसके सेट पैटर्न को अगर कोई छेड़ता है, चाहे वो पेरेंट्स से क्यों ना हो, तो ऐसे बच्चे गुस्सा हो सकते हैं, चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। तो ये इनमें कम्युनिकेशन में, क्योंकि उनका जो सेट पैटर्न है, और एक और जो प्रॉब्लम है इनमें कम्युनिकेशन की जब बात आती है, तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे बोलने में बड़े असमर्थ फील करते हैं अपने आप को। और दूसरी बात कि इनके पास अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है या बात कर रहा है, बच्चा कर रहा है, तो वो जैसे बोलेगा वैसे ही उसी चीज़ को ये ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं ये बोलने लगते हैं या उसको रिपीट करते हैं, उसी एक जो है स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने लगते हैं, वर्ड को रिपीट करने लगते हैं। तो ये इनके एबनॉर्मल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें कि इनके इंटरेस्ट में और इनके जो बिहेवियर में क्या प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, तो ऐसे बच्चों को खेलने या अगर हम कहें कि बैठने और सोने की स्थिति में अगर हम रोकेंगे, तो उस सेट पैटर्न को ये जो है अपने इंटरेस्ट फील्ड से जोड़ कर देखते हैं, और इंटरेस्ट फील्ड से जोड़कर देखते हैं तो ये उसमें गुस्सा दिखाएंगे, एंगर होंगे और चीखने भी लग सकते हैं, चाहे माँ बाप ही क्यों ना करें उनके साथ ऐसा कि आप इधर से उधर बैठे, ये खेल ना खेलें, वो खेलें। तो ऐसे बच्चे गुस्सा करने लगते हैं, एंग्री हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, चीखने का भी प्रयास कर सकते हैं या चीख लग सकते हैं। तो ये इनके इंटरेस्ट में देखा जा सकता है। अगर इनकी बिहेवियर की बात करें तो ऐसे बच्चे अपने आप में अधिकतम समय में क्या होता है कि कोई भी काम इनकी इच्छा के विरुद्ध होने लगता है, जो इनका सेट पैटर्न होता है लाइफ स्टाइल को जीने का, उसके अलावा जब इनके इच्छा के विरुद्ध होने लगता है तो ये गुस्सा दिखा सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं या चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। या इसके अलग अगर हम दूसरी तरह से सोचें, देखें, दूसरा पार्ट देखें इसका, तो ये बच्चे बहुत एक्टिव हो सकते हैं, बहुत जो है सक्रिय हो सकते हैं, या इनमें बहुत आक्रोश पाया जा सकता है। तो ऐसे बच्चों में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। ऐसे बच्चों की बुद्धि जो है या जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल पाई जा सकती है या नॉर्मल से कम हो सकती है, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें सीवियर कंडीशन होती है, उनमें ये इनका आईक्यू लेवल बहुत ही कम हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसे बच्चों में ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अब इनके अलावा ऐसे बच्चों में जो कारण क्या है वो देखने को हम डिस्कस करें तो ये मिलेगा कि ऐसे बच्चों में दो तरह के फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं जो इनके ऑटिज्म होने का मेन कारण बनते हैं। एक तो है जन्मजात या जेनेटिकल फैक्टर्स, और दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो जेनेटिकल होते हैं वो तो जेनेटिकली हो ही जाते हैं, और उस जन्मजात कारणों में कई सारे होते हैं जिनमें जीन का असमायोजन, मतलब जीन का इधर उधर जुड़ जाना, और कुछ जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो जाता है। कुछ समय में क्या होता है कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं वो प्रॉपर वे में जब वैक्सीनेशन नहीं लेती हैं तब भी ऐसी स्थिति आ सकती है। तो ये जेनेटिकली कारण हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कारण में क्या हो सकता है कि जब बच्चा जन्म ले रहा होता है तब उसको अगर वो बाहर आ रहा है माँ के गर्भ से, तो अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है या उसके ब्रेन में नहीं जा पाती है तो भी ऑटिज्म की प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चा पेट में होता है या पेट से बाहर आ रहा होता है और माँ के पेट में निकलते समय या और किसी वजह से उसके सिर में कोई ना कोई इंजरी हो जाती है या छोटी मोटी भी उसमें चोट लग जाती है तो भी ऑटिज्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये इसके कॉजेज हैं, रीज़न है। और अगर हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, देखिए ऑटिज्म जिनमें होता है या स्वेलियन बच्चे जो होते हैं इनका पूरी तरह से ट्रीटमेंट करना तो लगभग अभी तक ऐसा हुआ नहीं है संभव, लेकिन हाँ इसमें इनमें इतना सुधार किया जा सकता है कि ये बच्चे अपने लेवल पर जी सकते हैं, अपने लेवल पर कुछ काम भी कर सकते हैं, नॉर्मल स्कूलों में पढ़ सकते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं कि अपना जीवन जी सकते हैं। तो इसमें होता क्या है
कि जो हमें ये देखना चाहिए कि इनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन का काम होता है मेनली। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ये देखा जाता है कि जो ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, इनके जो पॉजिटिव जो बिहेवियर होते हैं उनको हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। जो इनके नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं उनको कम करने के लिए या उनको मिनिमाइज करने के लिए हमको इनको मोटिवेशन देनी चाहिए, ताकि ये उनमें संतुलन बनाए कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छे कहलाएं, और क्या हमें पसंद है और क्या हमें नहीं पसंद है, उनमें एक तरह का कैटेगराइज अपने आप को कर लें और वही करने लगें। तो ये इसको भी हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये है कि इसमें पहले स्टेप में ये देखा जाता है कि जो पेरेंट्स जो ये बच्चों में इस तरह की डिसेबिलिटी पाई जाती है, जैसे ऑटिज्म वाली डिसेबिलिटी में क्या होता है कि कुछ खास प्रॉब्लम होती है, जैसे वर्बल प्रॉब्लम हो गई, लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। तो ये बच्चे क्या है, जैसे एक माँ है वो ये कहती है एक्सपर्ट को, साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को कि भाई मेरे बच्चे में सीखने या से संबंधित समस्याएं हैं, या वो बोलने से धीरे बोलने में सुन नहीं पाता है। तो जो एक्सपर्ट है वो उस कैरेक्टर्स को कलेक्शन करेगा और उनका कलेक्शन करने के बाद उनको डिफ़ाइन करेगा, और डिफ़ाइन करने के बाद पेरेंट्स के साथ मिल करके उनका उनमें किस तरह संशोधन या उनका मॉडिफिकेशन हो सकता है वो करने का प्रयास करेगा। दूसरे स्टेप में ऐसा होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा ऐसा स्टिमुलस है, कौन सा ऐसा उद्दीपक है जिसकी वजह से बच्चे में ऐसा बिहेवियर देखा जा सकता है जो कि एबनॉर्मलिटी की कैटेगरी में आता है। तो एबनॉर्मलिटी की कैटेगरी में आने की वजह से उस स्टिमुलस को पता जब लग जाता है कि इस स्टिमुलस की वजह से ऐसा बिहेवियर हो रहा है, तो उस स्टिमुलस को उस बच्चे की लाइफ से धीरे धीरे करके दूर किया जा सकता है। ये भी एक्सपर्ट की मदद से ही किया जा सकता है। तीसरे स्टेप्स में ये देखा जा सकता है कि जो बच्चा एबनॉर्मल बिहेवियर किया जा रहा है उसको हमको नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब वो कम्युनिकेशन करता है, ऐसा बच्चा एबनॉर्मल कम्युनिकेशन करता है तो बार बार चीखता भी है, चिल्लाता भी है। तो अगर मान लीजिए बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो हमको उस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो और ज़्यादा करेगा। तो ये एक तरीका है थर्ड स्टेप में जो आता है। और अगर इसका फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो हमको ऐसे कार्य करने चाहिए जो बच्चों को पॉजिटिव जो है पॉजिटिवली उनको आगे की तरफ ले जाएं, और उनके नेगेटिव जो जितने भी कार्य हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो ये सीखने से संबंधित भी हो सकते हैं, ये बोलने से संबंधित कार्य भी हो सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो सोशलाइजेशन है, उसमें भी एक जो है वो देखने को समरसता की या समानता की स्थिति लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ये किया जा सकता है कि बच्चे को जब स्कूल का टाइम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि भाई ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल्स में एडमिशन दिलाया जाता है। तो वहाँ से जब आते हैं तो इनको बच्चों को, पेरेंट्स को जनरली अपने साथ रखना चाहिए जब तक कि वो सीवियर कंडीशन में नहीं है, सीवियर उसमें कैरेक्टर्स नहीं दिखते हैं। तो बच्चों को जब 2 अलग अलग एटमॉस्फेयर मिलेंगे तो बच्चे में कई सारी चीज़ें नई डेवलप होगी। और चूंकि बच्चे के बारे में माँ बाप को पता है कि क्या करने से क्या होगा और क्या हमें एडवाइस किया गया है एक्सपर्ट के द्वारा, तो वो करने का टाइम मिलेगा। तो ऐसा मिलने पर बच्चे को जल्दी सुधार आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों के लिए के पेरेंट्स के लिए ज़रूरी ये भी है कि ऐसे बच्चे स्वैच्छिक संगठनों में आए जाएं और उनमें भाग लेने, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भाग लें, और ये देखें कि कौन कौन सी समस्या आ सकती है और किस किस समस्या का समाधान कैसे कैसे किया जा सकता है, और उनको फिर अप्लाई करें अपने बच्चों के साथ, और इनमें भी वो एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों को ये देखना चाहिए, ऐसे बच्चों की के बारे में स्पेशली ये देखना चाहिए कि इनमें इनकी रुचि किस तरह की है, और उस रुचि को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। जब हम बच्चों के मनमाफिक कार्य करने लगते हैं तो बच्चों में सुधार आना बहुत लाजमी सी बात है या ज़रूरी सी बात है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर जनरली किसी साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप इसे ले जाते हैं तो इसमें स्पीच थेरेपी दी जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, अप्लाइड थेरेपी दी जाती है। तो ये एक तरीका है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जिन घरों में ऐसे बच्चे
अगर मिल जाते हैं तो उनको उनके कैरेक्टर्स पहचाने जाने चाहिए और तुरंत उनको किसी साइकोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। और जो तरीके, जो कारण मैंने आपको डिस्कस किए, जो लक्षण मैंने बताए, उनको पहचानते हुए और उनको किसी एक्सपर्ट्स को तुरंत दिखाना चाहिए। यही मेरे आज का वीडियो का विषय था और मेरी उम्मीद है कि इस जानकारी को आप सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यहीं तक मेरा वीडियो है। धन्यवाद दोस्तों।